अस्सलाम वालेकुम। चचा की 4 बीवियां थी, मगर वो चारों हर रात चचा से ही झगड़ती। अम्मा से वजह पूछती तो वो शर्माती, मुझे खाक भी समझ ना लगती। एक रोज चचा घर आया तो मैंने भी ठान ली कि आज इस किस्से को खत्म ही कर दूंगी। उस वक्त चचा की मनपसंद बीवी का जोड़ा पहना और कमरे में अंदर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए जब चचा ने हौले से मिट्टी का कटोरा जमीन पर गिरने की आवाज से मैं एकदम चौंक कर उठी थी। गर्मियों के दिन थे और हम लोग सहन में ही चारपाई पर सोते थे। सिर्फ चचा जी ही अपने कमरे में होते थे। मेरी चची मेरे चचा से हर वक्त लड़ती रहती थी। किसी ने शोर शराबे से अक्सर आँख खुल जाती थी। अब भी न जाने किस बात पर चचा को गुस्सा चढ़ा था और उन्होंने पानी से भरा मटके का प्याला जमीन पर मारा था। ये कोई नई बात तो नहीं थी और ना ही ये कोई पहली बार हुआ था। आज जिस कमरे में चचा गए थे वो उनकी तीसरी बीवी का कमरा था। मेरे चचा की 3 बीवियां थीं और तीनों ही लड़ाका थी। हालांकि चचा मुझे सीधा साधा ही लगता था। बस एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता था जो बेचारे को अब तक नसीब ना हुई थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, आधा हिस्सा अब्बा का था और आधा चचा का। लेकिन चचा ने बीच में दीवार खींचने नहीं दी। कहता था दीवार खींचने से दिलों में भी दरार पड़ जाती है। मेरी 2 फूफियां थी और दोनों ही दूसरे गांव में ब्याही गई थी। कभी कभी ही आती थी। मेरी बड़ी चची पहले पुप्पी के वट्टे सट्टे में आई थी, इसीलिए आते ही चचा को रोक में रखने की कोशिश की। बात पर बात यही ताना देती कि अगर मेरे साथ किसी ने भी कुछ किया तो देख फिर तेरी बहन भी मायके आकर बैठ जाएगी। शुरू में चचा उसे कुछ भी ना कहता था, लेकिन चची का मिजाज था कि टिकने का नाम ही नहीं लेता था। हर वक्त फसाद बर्पा करती हुई चचा के पीछे पड़ी रहती थी। एक बार चची की बहन उससे मिलने आई तो वो दोनों आपस में बातें करने लगी। बातें क्या करने लगी थी, बस बेचारे चचा की बुराइयां ही कर रही थी। चची की बहन कहने लगी बशीर भाई के साथ ठीक से रहा कर, वरना मर्द दूसरी औरत लाने में देर नहीं करते। मेरी चची कहने लगी कि बशीरे में इतनी जरूरत नहीं कि मुझ पर सौतन लाकर बिठा दे। उसे पता है कि मैं उसकी बहन का घर बर्बाद करके रख दूंगी। मैं उसी वक्त चचा भी घर में दाखिल हुए थे और बीवी के मुंह से ये सुनकर आग बबूला हो गए थे। कहने लगा तुझे किस बात की अकड़ है, अब देख मैं तेरे ऊपर सौतन लाकर दिखाऊंगा। इस बात पर झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। चची की बहन फौरन से घर से वापस चली गई। चचा चची का झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। मैं तो ये देखकर ही घबरा गई थी। मेरे अब्बा शहर में काम करते थे, इसीलिए महीने बाद ही घर का रुख करते थे। और मेरा चचा मेरी वालदा की बहुत इज्जत करता था, लेकिन चची तो किसी की नहीं सुनती थी। मेरी माँ से भी उसकी नहीं बनती थी। जब बात हाथापाई पर पहुंच गई तो मैं फटाफट से कमरे में गई। अम्मा जान जा नमाज बिछाए तस्बीह में मशगूल थी। मैंने कहा अम्मा छोड़ इसे और बाहर आकर देख चचा चची आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। लेकिन मेरी माँ भी अपने नाम की एक ही थी। मुझे इशारे से कहती है कि वजीफा कर रही हूँ, अब चुप हो जाओ। बाहर चचा चची चीजें उठा उठा कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। मेरा तो दिल हौले जा रहा था। मैंने कहा अम्मा छोड़े इस वजीफे को, बाद में पूरा कर लेना। लेकिन मेरी माँ बिना बात किए तेज तेज तस्बीह के दाने फेंक रही थी। उस वक्त तो मुझे अपनी माँ की यह बात बड़ी ही बुरी लग रही थी। बेशक मेरी माँ 5 वक्त की नमाज़न और तहज्जुद गुजार थी, लेकिन इंसान को वक्त की नज़ाकत को भी तो देखना चाहिए। मैंने अम्मी के हाथ से तस्बीह छीनी और कहा कि बाहर जाके रोको दोनों को, वरना पूरा घर तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। मेरी माँ ने मुझे यूं घूर कर देखा तो फिर जानमाज से उठकर बाहर चले गई। चची ने क्या सुननी थी, मेरी माँ के चचा को ही हाँ माननी पड़ी। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर कहा बशीरे तू ही चुप करके बैठ जा, तुझे पता तो है इसकी आदत का। मेरा चचा मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। कहने लगा भाभी आपके मुंह को ही चुप हो रहा हूँ, वरना आज तो ये औरत मेरे हाथ से शायद जाया ही हो जाती। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। चच्ची भी नाक मुंह चढ़ाए अपने कमरे में चले गई। मैंने सुख का सांस लिया और दालान में बिखरे मिट्टी के टूटे बर्तन को समेटने लगी। मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे और चचा की कोई औलाद न थी। मैं ही सबसे बड़ी थी, इसीलिए मुझे लड़ाई झगड़ों से बड़ा डर लगता था। यहाँ कोई ऊंची आवाज में बोलता तो मेरा दिल था कि धक धक करके घोड़े की तरह भागने लगता है। बहरहाल हमने समझा कि बस आम नौयत की लड़ाई है, रात की बात कही। पर ना जी, अगले रोज चचा एक नई नवेली दुल्हन के साथ घर में दाखिल हुआ था। चचा और दूसरी चच्ची को देख कर तो हमारे साथ साथ पहली चच्ची को भी सांप सूंघ गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा दूसरी शादी भी कर सकता है। कहने लगा कि लो बड़ी अकड़ थी ना तुम में, तो कर ली है दूसरी शादी। अगर तेरे भाई में दम है तो मेरी बहन को मायके भेज के दिखाए। ये सुनना था कि चची वाह वेला मचाने लगी, रोने पीटने लगी, अपने सीने को हाथों से पीटने लगी। कहने लगी हाय हाय खम्बाहत अकल के मारे बशीरे, तूने ये क्या कर दिया, मेरे सर पर सौतन ले आया। बहरहाल मेरे फूफा और फूफी में आपस में बड़ी मोहब्बत थी। चचा के इस कदम पर भी फूफा ने कोई ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। कहने लगे तुम्हारे घर का मामला है, तुम जानो। और मेरी बहन, ये शायद फूफा जानता था
कि चची का मिजाज कैसा है। अब वो चची की खातिर अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता था। चचा की दूसरी शादी को भी चंद दिन अच्छे गुजरने के बाद दूसरी चची के कमरे से भी चचा और चची के लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं तो ये देखकर हैरान थी कि नई नवेली दुल्हन से ऐसी क्या बात हो गई जो वो लड़ाई करने लगी है। लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनकर मेरी चची तो मुस्कुराने लगी थी। कहने लगी, इस शख्स के साथ कोई औरत नहीं रह सकती, ऐसा बदबख्त शख्स है ये। अच्छा वो जो दूसरी इससे लड़ती और झगड़ती है। मैंने कहा, चची ऐसा तो ना कहो, मेरा ये कहना था कि चची मुझे घूरने लगी। कहने लगी, तुझे बड़ी हमदर्दी है इस बड़ी आई से। मैं खामोश होकर रह गई। मैं भला क्या जवाब देती। अब ये रूस जब मेरे अब्बा को पता चला तो उन्होंने चचा पर बहुत गुस्सा किया। कहने लगे कि ये कैसा हल निकाला है तुमने कि दूसरी बीवी ले आए और अब इसके साथ भी झगड़ रहे हो। वो कहने लगा कि पहले वाले का मुंह देख देख कर जीव जाट हो गया था, इसीलिए दूसरी ले आया कि शायद इसके साथ जिंदगी में रौनकें लौट आए। मगर 2 दिन बाद इसे भी दोबारा पड़ने लगे हैं। मैंने भी सोचा था कि दूसरी चची आएगी तो पहले भी सुधर जाएगी। जब चचा दूसरी बीवी को अहमियत देगा और दूसरी बीवी चचा की इज्जत करेगी तो पहले वाले को भी रहरत आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। बहरहाल दूसरी चच्ची तो पहली चच्ची से भी नंबर लेने के चक्कर में थी। वो तो चचा को पीट के रख देती थी और ये सब देखकर पहली चच्ची के कलेजे में ठंडक सी उतर जाती थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा था। मैं स्कूल से उस दिन थकी हारी आई थी कि सहन में मैंने दोनों चच्चियों को बैठकर राजदारी में कोई बात करते देखा। मैं तो हैरान थी, लगता था कि चकरा कर ही गिर जाऊंगी। सौतनों में इतना इत्तेफाक, मेरे लिए ये बात काफी हैरान कन सी थी। फिर मैंने देखा दोनों एक दूसरे के हाथ पर ताली मारकर हंस रही हैं। खैर मैं घर में दाखिल हुई, चच्चियों को सलाम किया और अपने कमरे में आ गई। अम्मा भी शायद नमाज पढ़कर फारिग नहीं हुई थी। मैंने कहा, अम्मा आपको कुछ पता है घर में क्या हो रहा है? मेरी माँ सदा की सीधी सादी और नमाजी परहेज किस्म की थी। मैंने आज तक कभी अम्मा और अब्बा में झगड़ा होते नहीं देखा था, बल्कि मेरी माँ तो मेरे बाप के आते ही उसके आगे पीछे घूमती थी, जी जी कहते। मेरी माँ की जबान नहीं थकती थी। ये दोनों चच्चियाँ न जाने किस बात पर हंस रही थी। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहने लगी, क्या हो रहा है घर पर? मैंने कहा, अम्मा दोनों चच्चियाँ हंस हंस कर बातें कर रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि ये तो अच्छी बात है कि दोनों में इत्तेफाक हो गया, पढ़ना तो यहाँ पर जंग को जदल ही जारी रहनी थी। मैंने कहा, अम्मा मुझे तो ये किसी तूफान का पेश खैमा लगता है। एक म्यान में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती। सोचिए कि आखिर चच्चियाँ एक साथ क्या साजिश रचा रही थी। भला वो दोनों अचानक इतनी खुश और वो भी इत्तेफाक और मोहब्बत से एक छत के नीचे कैसे रह सकती है? अम्मा कहने लगी, तू बड़ों की बातों में बड़ा बोलने लगी है, अपने स्कूल की तरफ तवज्जो दे। मेरी माँ ने बात को ही टाल कर रख दिया था। हर चचा के झगड़े दोनों चच्ची से बेहद बढ़ गए थे। एक दिन चचा तीसरी बीवी भी ले आए और आज इसके साथ ही पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। ये समझ नहीं आता था कि चचा ऐसा क्या कमरे में करता है कि सारी चच्चियाँ लड़ने झगड़ने लगती हैं। बहरहाल काफ़ी देर में बैठी चारपाई पर यही सोचती रही कि न जाने मसला चचा में है या चच्चियों में, जो घर का सुकून तहस नहस होकर रह चुका है। एक तो चचा की समझ नहीं आती थी, पहले ही 2 बीवियों की वजह से जिंदगी अजाब बनकर रह चुकी थी, बच्चों पर अलग असर पड़ रहा था। मैं तो चलो जरा समझदार थी और लड़ाई झगड़ों को देखकर ही वक्त से पहले ही समझदार हो चुकी थी, मगर मुझसे छोटे बहन भाई तो लड़ाई झगड़े देख देख कर खुद आपस में हर वक्त लड़ने झगड़ने लगे थे। घर के माहौल का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। मेरे अब्बा खुद तो दूसरे शहर नौकरी पर चले जाया करते थे और यहाँ जिंदगी हमारी अजाब बनती जा रही थी। चच्ची जब इस घर में आई तो पहले दोनों की शक्लें देखने वाली थी। दोनों ही सदमे से 2-4 थी और चच्चा से लड़ाई करने लगी। दोनों ही ने चच्चा को गिरेबान से पकड़ लिया। आज तक दोनों चच्चे ने मिलकर चच्चा को खूब पीटा था। यहाँ तक के मोहल्ले वाले ये मंजर देखने के लिए आ गए। चच्चा की इज्जत पर बात आ चुकी थी। उन दोनों बीवियों को बालों से पकड़ा और कमरे में ले जाकर खूब मुरम्मत की और कहने लगा कि दोबारा मुझसे बदतमीजी की तो तुम दोनों को 3 लफ्ज बोलकर भेज दूंगा, फिर रुलती फिरना अपने माँ बाप के घर। दोनों ही बमुश्किल चुप हुई थी। तीसरी बीवी ने भी वही रंग ढंग अपनाए तो चचा चौथी बीवी भी ले आया, जो बड़ी ही कम उम्र थी और खूबसूरत भी थी। चचा तो उसका दीवाना सा हो चुका था। चचा जब भी घर आता तो फौरन कमरे में चला जाता और ज्यादा वक्त अपनी चौथी बीवी के साथ ही गुजारता था, जबकि बाकी तीनों बैठकर खूब बद्दुआएं दिया करती थी कि कल मोहिन मर जाए, इसने आते ही हमारा घर बर्बाद कर दिया। अब तीनों सौतने सहेलियां बन चुकी थी और यही प्लान बनाती रहती थी कि किस तरह चचा अपनी खूबसूरत बीवी को घर से निकाला जाए। कुछ रोज बाद तीसरी चाची ने भी घर में खूब लड़ाई करना शुरू कर दी। जैसे ही रात होती और चचा अपनी तीसरी बीवी के कमरे में जाता तो लड़ाई की आवाजें बाहर तक आने लगती। दोनों चच्चियां शोर की आवाज सुनकर खूब हंसा करती और कहा करती कि इस शख्स के साथ कोई भी औरत नहीं रह सकती।
یہ کسی بھی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ ایسی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی۔ میری اماں تو سدا کی بے نیاز ہر چیز کو نظر انداز کیے بس اپنے فارغ اوقات میں ورد کرتی رہا کرتی تھی۔ میں بڑی تنگ آ چکی تھی، نہ ہی میرا دل پڑھائی میں لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی اور کام میں۔ مجھے تو بس اس گھر کے جھگڑوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کی چھوٹی بن کر میں کیسے بڑوں کو سمجھاؤں۔ تینوں نے تو چچا کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ بیچارے چچا اپنے ہی بال نوچنے لگتا اور کہنے لگتا کہ جس روز میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں یا تو خود کو قتل کر دوں گا اور دیوار پر لکھ جاؤں گا کہ میرے قاتلہ میری بیویاں ہیں، یا پھر تم سب کو مار کر خود کو بھی پھانسی پر لٹکا لوں گا۔ یہ ساری باتیں سنتی تو تھوڑا بہت خاموش ہو جاتی۔ چچا نے بھی خوب طریقہ نکالا تھا، بچنیوں کو سبق سکھانے کے لیے نئی بیویاں لے آتا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ جب 3 ہفتے جب دیکھا کہ تینوں بیویاں انہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہی، لیکن جب سے چوتھی بیوی خوبصورت بیاہ کر گھر لایا تھا میں اس کی ہر بات مانتا تھا، چاہے وہ لفتی بھی نہیں تھی۔ باقی کی تینوں مارے صدمے کے رونے لگیں اور اماں سے کہنے لگیں کہ آخر چچا چاہتا کیا ہے، بیویاں لا کر گھر کو عذاب کیوں بنا رہا ہے، ہمارا سکھ چین برباد ہو کر رہ گیا ہے، مگر چچا کو تو نہ جانے کیا مسئلہ ہے جو وہ ایسے ہی کرتے چلے جا رہے تھے۔ چوتھی نے بھی لڑائی شروع کر دی تھی۔ چچا ایک سے لڑکا فارغ ہوتا تو دوسری لڑنے لگتی، دوسری سے مار پیٹ کر کے باہر آتا تو تیسری اور پھر چوتھی انہیں پکڑ کر باتیں سناتی، کہتی کہ مجھے اس گھر میں کیوں لایا، ہمیں الگ الگ گھروں میں رکھو، ہمارے خرچے پورے کرو، پر ایسی ہی کئی خواہشات اور حقوق جن کا وہ تذکرہ کر کے لڑائی کرتی رہتی۔ چچا تنگ آ چکے تھے مگر میری ماں تو کچھ بولتی ہی نہ تھی۔ جب بھی میں کچھ کہتی تو وہ کہتی کہ تم خاموش رہو، بڑوں کے معاملے سمجھ میں نہیں آتے۔ چچا رات کو ایسا کیا کہتی ہیں جو چچیاں لڑائی شروع کر دیتی۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے سوچا کہ حقیقت کا پتہ چلا کر ہی رہوں گی۔ اس رات میں نے چوتھی چچی کو جب دودھ دینے گئی تو ان کے دودھ میں میں نے نیند کی دوا ملا دی اور انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ سوئی تو میں ان کے کپڑے پہن کر ان کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ چچا آئے تو خاموشی سے لیٹ گئے، وہ کچھ نہ بولے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج کوئی لڑائی بھی نہ ہوئی تھی، تو پھر آخر لڑائی ہوتی کس وجہ سے تھی؟ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ دینم کے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ جو ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو تبھی مجھے اپنی ماں کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ جب میں نے اپنی ماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ آدھی رات کو بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے قریب موم بتی جل رہی تھی، جن پر وہ نہ جانے کاغذ پر کیا لکھ کر جلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو میری روح کانپی۔ میں کمرے میں آ گئی اور اماں سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بوکھلائیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر کہنے لگی کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے، یہاں آئی ہی کیوں؟ میں نے ان سے جواب طلب کیا تو کہنے کی دراصل میں تمہارے چچا کو بالکل بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا شوہر دوسرے شہر میں رہتا ہے، میری زندگی میں کوئی سکون نہیں اور یہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جب میری زندگی میں سکون نہیں تو میں اس کی زندگی میں بھی سکون کیوں آنے دوں؟ میں ان کو ایک ساتھ خوش کیوں ہونے دوں؟ تو بس اسی لیے میں نے کچھ ایسے ورد کرنا شروع کر دیے ہیں جس سے میرے دیور کی زندگی بالکل بھی خوشگوار نہ رہے، ورنہ تمہاری بڑی چچی تو ہر وقت مجھے تانے اور باتیں سناتی رہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہتی ہوں، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے امی کی بات سنی تو دنگ رہ گئی، یعنی سارے فساد کی جڑ میری ماں تھی جو سب سے چپ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں امی سے کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ آج آپ دوسروں کا گھر برباد کر رہی ہیں تو کل آپ کی بیٹی کا گھر بھی ویسے ہی برباد ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی بھی ویسے ہی تباہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس بات میں سوچنا چاہیے تھا۔ امی نے میرے منہ سے بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی اور پھر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ حسد کی آگ میں اتنی آگے نکل گئی کہ سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ امی نے موویٹ کرنا چھوڑ دیے تھے جس سے گھر میں بدمزگی پیدا ہو رہی تھی۔ چند روز بعد تک اثر ختم ہوا تو گھر میں کافی سکون آ گیا۔ چاروں بیویاں مل جل کر رہنے لگیں اور چچا بھی حیران تھا کہ کیا وجہ ہوئی جو گھر کی قیاہی پلٹ گئی۔ وہ بڑا ہی خوش رہنے لگا تھا، جبکہ چاروں سوتنے ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے رہنے لگی اور یوں زندگی میں سکون آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ابو ہمیں اپنے ساتھ شہر لے گئے اور امی بھی ابو کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔